प्रिय बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के हिंदी काव्यखंड से बादल रात कविता पर व्याख्यात्मक चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैं बादल रात कविता की व्याख्या और उसके बारे में बहुत अधिक चर्चा करूं। उसके पहले मैं उसके रचनाकार महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। तो आप सबसे पहले इस कविता के रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जीवन परिचय, क्योंकि यह भी एक प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय और उनकी कृतित्व या रचनाओं के बारे में प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा यहाँ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी बसंत पंचमी के दिन रविवार का दिन था। सन 1897 ईस्वी में बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी जी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़पोला गांव के रहने वाले थे। निराला जी का जीवन बहुत ही संघर्षों का रहा। इसी कारण उनकी कविताओं में उनके संघर्ष दिखते हैं। हर प्रत्येक कविताओं में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को व्यक्त किया है। 14 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई। उसके बाद उनकी पत्नी और उनकी पुत्री 1935 में मृत्यु को प्राप्त हुई। उसको लेकर ये बहुत व्यथित हो गए और जीवन में इतने ज्यादा दुखी हो गए कि ये अनेक रोगों का शिकार होकर के सन 1961 में इन्होंने इस दुनिया से अपनी आंखें मूंद ली, अर्थात उनका निधन हो गया। तो ये इनका संक्षेप में जीवन परिचय रहा। अब इनके साहित्यिक जीवन के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, साहित्यिक परिचय दूंगा। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि एक छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जैसा उनका नाम निराला वैसा साहित्य में उनका काम भी निराला है। उन्होंने छायावाद से अपने कविताओं की शुरुआत की और छायावाद से लेकर के प्रगतिवाद तक उन्होंने काव्य की जो साहित्य यात्रा की है, उस यात्रा में उन्होंने अनेक पड़ाव ऐसे झेले हैं, जिनके कारण ऐसी परिस्थितियां बनी है, जिनके कारण जो है उनको प्रकृति के सौंदर्य से मानवीय सौंदर्य पर आना पड़ा, मानवतावाद पर आना पड़ा। और यही कारण है कि वे छायावाद से प्रगतिवाद के एक सेतु के रूप में जाने जाते हैं। कविताओं में सबसे पहले उनका काव्य संग्रह आता है अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, और इसके अतिरिक्त तो उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, रेखा चित्र भी लिखे हैं, और उन्होंने मतवाला और समन्वय पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उन्हें मुक्त छंदों का जनक माना जाता है। भाषा शैली की दृष्टि से उनकी रचनाएं अत्यंत उच्च कोटि की
है। इसके अतिरिक्त उनकी शैली जो है, काव्य शैली जिस प्रकार से प्रभावशाली है, उसी प्रकार उनकी गद्य शैली भी अत्यंत परिमार्जित संस्कृत निष्ठ है। तो उनका ये साहित्यिक परिचय रहा। सबसे पहले उनका जीवन परिचय, उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको जो लिखना पड़ता है, जीवन परिचय का थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करते हुए उसके बाद उनके साहित्य रचनाओं पर प्रकाश डाला जाता है और उसके बाद उनकी साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में प्रकाश डाला जाता है। तो ये हमारा दूसरा खंड रहा, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अब इसके बाद मैं अगले चरण में कविता जो आपके हिंदी के छठे पाठ में निर्धारित है, बादल राग, उसका एक परिचय देना चाहूंगा। क्योंकि कविता बादल राग है क्या, उसकी व्याख्या बताने से पहले उस कविता के सार को समझ लीजिए कि बादल राग कविता क्या है। तो बादल राग का परिचय, सबसे पहले बादल राग का अर्थ। बादल राग कविता का अर्थ क्या है, सबसे पहले इस तथ्य को समझिए। राग कहते हैं, जैसे संगीत में अनेक प्रकार के राग होते हैं, जो जैसे राग यमन, राग भैरव, तो उसी प्रकार निराला जी ने बादलों की गर्जना को सुन करके, जब बरसात में बादल बरसते हैं गरज चमक के साथ, तो उनमें उनको एक अद्भुत संगीत का अनुभव हुआ और उस संगीत को उन्होंने एक राग के रूप में बादल राग का नाम दिया। और उस बादल राग का मतलब हो गया बादलों का संगीत। बादल जब बरसात के मौसम में गरज चमक कर बरसते हैं, तो उस समय उनकी ध्वनि, उनकी आवाज से जो संगीत सुनाई देता है, उस संगीत को उन्होंने अमर बताया है। और बादलों का आह्वान इस कविता में उन्होंने किया है कि आप हे बादल, इस प्रकार से तुम गरज चमक के साथ अपने राग या संगीत या स्वर की सृष्टि करो कि जिससे कि सारा वातावरण गुंजायमान हो जाए। तो बादल राग का अर्थ इस प्रकार यहाँ स्पष्ट होता है कि बादलों का एक प्रकार का संगीत जो बादलों की ध्वनि से निकलती है। दूसरा बिंदु है कवि और कविता का समन्वय। बादल राग कविता में जो बादल है वो क्रांति का प्रतीक है। उसमें निराला जी ने स्वयं को बादल के रूप में देखा है। निराला जी का जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, उसी प्रकार उन्होंने बादलों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को प्रकट किया है। जैसे बादल गरज चमक के साथ बरसते हैं, उसी प्रकार निराला जी का जो ओजपूर्ण ओजस्वी व्यक्तित्व था, एक प्रकार से उन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रकटीकरण बादलों के माध्यम से किया है। तो जो कवि निराला जी हैं और उनकी कविता बादल राग, ये दोनों का अद्भुत समन्वय हुआ है। यानी अपनी बात को बादलों के माध्यम से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया इस कविता में। तो कवि और कविता का यहाँ अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जिसमें कवि ने अपने आप को बादल के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला बिंदु है बादल क्रांति का प्रतीक। बादल राग कविता में जो बादल का उन्होंने प्रयोग किया है, वह जिसका प्रतीक है क्रांति का। क्रांति जो हमारे यहाँ भारत में मार्क्सवाद के द्वारा वर्ग संघर्ष जैसे सिद्धांत पर आधारित है और उसी से प्रगतिवाद का उदय हुआ, जिसमें पूंजीपतियों के विरोध में और
गरीब किसान मजदूरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए साहित्यकारों ने अपने विचार साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट किए। तो बादल के माध्यम से यहाँ कवि निराला ने एक क्रांति का, एक ऐसी क्रांति का संदेश दिया है जिसमें जैसे बादल बरसते हैं तो उनसे जो है किसान मजदूर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन वही जो जिनके बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, बहुत पूंजीपति है, पूंजीपति वर्ग जो है भयभीत होता है। तो बादल के बरसने से, बादल से जो एक क्रांति का प्रतीक है कि जब गरीब मजदूर किसान मजलूम क्रांति करेंगे तो समाज में अनेक प्रकार के बदलाव आएंगे। उसी प्रकार जब बादल बरसता है तो किसान मजदूर प्रसन्न होते हैं और पूंजीपति दुखी होते हैं। तो ये बादल क्रांति का प्रतीक है। फिर अंतिम बिंदु है प्रगतिवाद। इस कविता के परिचय के बारे में अंतिम बिंदु प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की कि प्रगतिवाद क्या है। जो मार्क्सवाद के सिद्धांत पर आधारित साहित्यिक रचनाएं हिंदी साहित्य में की गई, जिसमें गरीबों के प्रति सहानुभूति, पूंजीपतियों का विरोध किया गया, तो यह कविता बादल राग प्रगतिवाद का प्रतीक है। निराला जी की काव्य यात्रा जो छायावाद से प्रगतिवाद में जब आती है, तब उन्होंने प्रगतिवाद का सहारा लिया। तो ऐसे प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से, जैसे इस कविता में बादल के प्रतीक के माध्यम से उन्होंने प्रगतिवाद का चित्रण किया। तो ये हमारा बादल राग कविता का परिचय रहा। अब मैं अगले चरण में बादल राग कविता की व्याख्या पर आता हूं। बादल राग कविता की व्याख्या पहले पूछी जाती थी बोर्ड के पेपरों में, तो उसमें हमको जो है पहले उस व्याख्या के प्रारंभ क्या और अंतिम का संकेत लिखना पड़ता था। उसके बाद संदर्भ लिखने पड़ते थे कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के बादल राग कविता से ली गई है। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। उसको संदर्भ में लिखते थे। उसके बाद प्रसंग में लिखते थे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल के माध्यम से अपने ओजस्वी विचार को प्रकट किया है। तो ये हो जाता था प्रसंग। उसके बाद उसकी व्याख्या, कविता की पूरी व्याख्या लिखी जाती थी। तो व्याख्या में प्रसंग के बाद व्याख्या में लिखा जाता था कि कवि कहते हैं, निराला जी कहते हैं, और उसके बाद कविता की जो व्याख्या होती थी उसको व्याख्या में लिखा जाता था कि हे बादल झूम झूम करके बरसो, और उसके बाद उसका काव्य सौंदर्य, उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का देखा जाता था। तो बादल राग कविता की मैं संक्षेप में एक व्याख्या यहाँ रखना चाहूंगा। ये आपका बादल राग कविता का प्रथम चरण है। 2 चरण में आपके कोर्स में है, जिसमें पहला चरण यहाँ तक पूछा जाता है परीक्षाओं में। पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता था, लेकिन अब वो पैटर्न बदल चुका है। अब व्याख्या पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखना पड़ता है। चूंकि जब तक आप एक एक शब्द का अर्थ और इसकी व्याख्या नहीं समझ लेंगे, तब तक आप इस पर आधारित प्रश्नोत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इनकी एक एक शब्दार्थ देखेंगे। झूम झूम, झूम झूम मृग गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोज, झरझर
निर्झर गिरिसर में, धर मर तर मरमर सागर में, तड़ित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनंद आनंद में रव कठोर, राग अमर अंबर में हर निजरो। तो पहले व्याख्या में बता रहा हूं, कवि निराला करते हैं कि हे बादल, बादलों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम मस्ती में झूम झूम करके, हे मृदु स्पर्श वाले कोमल, मृदु वाले कोमल, झूम झूम करके, गरज गरज करके, घनघोर गंभीर गर्जना करते हुए बरसो। और आकाश में अपने रोर का मतलब होता है शोरगुल, तीव्र स्वर, तेज आवाज, अपने निज बने अपने तीव्र आवाज से पूरे आकाश में राग को अमर कर दो। अपने संगीत को, अपने ध्वनि को, जो तीव्र ध्वनि आपकी है उसको अमर कर दो। और कहाँ कहाँ बरसो? झर झर झरते हुए निर्झर, निर्झर मतलब झरने में, झरझर झरते हुए झरने में, गिरी में, गिरी के ऊपर, पर्वत के ऊपर, सर में, सरोवर में, तालाब में, घर में, लोगों के घर पर, मरु तरु मरमर, मरु माने मरुस्थल, रेगिस्तान, रेगिस्तान में स्थित वृक्ष के ऊपर बरसो, जिससे उनसे मरमर की ध्वनि निकलने लगे। या रेगिस्तान के मरमर करते हुए तरुओं पर, तरु का मतलब वृक्ष, पेड़, उन वृक्षों के ऊपर बरसो। सागर में, समुद्र में, सरित तड़ित गति चकित पवन में। और कहाँ कहाँ बारिश बरसो, वर्षा करो? सरित तड़ित गति चकित पवन में, सरित में, नदी में, नदियों में, तड़ित गति चकित पवन में, चमकती हुई तीव्र गति से, बिजली के साथ आश्चर्यचकित कर देने वाले पवन में, हवा में। नदी में बरसो, नदी में वर्षा करो, और चमकती हुई बिजली में, और आश्चर्यचकित पवन को आश्चर्यचकित कर देने वाली गति से तुम वर्षा करो। मन में, लोगों के मन में बरसो। विजन, विजन का अर्थ है निर्जन, एकांत, एकांत गहन कानन में, गहन का मतलब घना, कानन का मतलब वन, जंगल, घने जंगल में, निर्जन घने जंगल में वर्षा करो। आनंद, आनंद में, आनंद का अर्थ है मुख, प्रत्येक मुख, मुख में रव घोर कठोर, अपने रव का अर्थ है आवाज, घोर कठोर आवाज के साथ सबके इस प्रकार यहाँ बरसते हुए, हे बादल, अपने राग से, अपने अमर राग से सारे अंबर में अपने अमर राग को भर दो, और सारे वातावरण में तुम्हारा अमर राग गुंजायमान हो जाए, भर जाए, सारे वातावरण में तुम्हारा अमर राग हे बादल भर जाए। अपने निज रोड को अंबर में से इस प्रकार से वर्षा करो कि तुम्हारा स्वर, तुम्हारी ध्वनि एक अमर राग होकर पूरे वातावरण में गुंजायमान हो जाए। अरे वर्ष के हर्ष, हे बादल, तुम पूरे वर्ष के हर्ष हो। वर्ष का मतलब साल, हर्ष का मतलब खुशी, हर्ष माने खुशी। हे बादल, तुम पूरे वर्ष खुशियां प्रदान करने वाले हो। किस प्रकार? जब बादल बरसता है तो किसान, मजदूर को अपार खुशियां मिलती हैं कि उनकी फसल अच्छी होगी और उनकी आय बढ़ेगी और उनके घर में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। तो तुम पूरे वर्ष के हर्ष हो, खुशी हो। तो बरस बरस रसधार, इसलिए हे बादल
तुम वर्षों और रस की अमृत के समान अपने बूंदों के रस को धरती पर गिराओ, वर्षा करो। और आगे कवि कहता है कि पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। हे बादल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भी अपनी दुनिया दिखाओ, मुझे इस संसार से पार ले चलो और इतनी बारिश करो कि मुझे बहाकर, कैसे ले जाओ? बहाकर इतनी वर्षा करो कि मुझे उस वर्षा के जल के साथ बहा करके अपने लोक में, जहां से तुम वर्षा करते हो, दिखाओ, अपनी दुनिया दिखाओ, मुझे निज गर्जन भैरव संसार। गर्जना करने वाले भैरव, भयानक भयंकर संसार का दर्शन कराओ, दिखाओ कि तुम्हारा संसार कैसा है। अब आप इस कविता की व्याख्या को शब्दार्थ के अनुसार समझ लेंगे तो अब जो बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न उत्तर पर आधारित, व्याख्या पर आधारित, उन प्रश्न उत्तर को हल कर पाओगे। तो अगर जब तक आपको इन शब्दों की, चूंकि एक प्रश्न इसमें आता है, अगर जैसे जैसे अंडरलाइन कर दिया गया, आपको दो शब्दों का यहाँ अंडरलाइन कर दिया गया कि ये जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो आपको यहाँ रेखांकित अंक की व्याख्या लिख करके उसके आगे लिखना पड़ेगा। कवि कहते हैं या कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम, हे वृद्ध बादल, झूम झूम कर मस्ती में तुम इस प्रकार से घोर घनघोर गर्जना करते हुए वर्षा करो, जिससे संपूर्ण आकाश में तुम्हारी तीव्र ध्वनि एक अमर संगीत बनकर के गुंजित हो जाए। तुम्हारा अमर संगीत जो है, हे बादल, तुम्हारा संगीत अमर हो जाए और तुम्हारा अमर संगीत पूरे आकाश में गुंजायमान हो जाए। तो ये इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या, एक प्रश्न किया जाता है। उसके बाद और अन्य जो प्रश्न बनते हैं, इसके ऊपर मैं आगे देखता हूँ। इस पर परीक्षा पर आधारित प्रश्न उत्तर, जिस कविता को आपने भी पढ़ा, हमने बताया, जिसका भावार्थ, अर्थ, व्याख्या, अब उस कविता पर जो प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं, बोर्ड के पेपरों में, उन प्रश्नों के ऊपर हम विचार करेंगे कि वे प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछ दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो आपको पहला बिंदु लिख करके पद्यांश का शीर्षक बादल राग, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इतना लिखना है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न करता है उस कविता के आधार पर, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादल के किस रूप का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर लिखना है, बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। इसका उत्तर आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादल के क्रांतिकारी रूप का वर्णन किया है। बादल के किस रूप का वर्णन किया है? क्रांतिकारी रूप का वर्णन किया है, यानी बादल को क्रांति के प्रतीक के रूप में देखा है। तीसरा प्रश्न बनता है, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको निज, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है कि हे बादल, तू मुझे इस संसार के उस पार ले चल और अपने वर्षा के जल के साथ बहाकर और अपना संसार दिखाओ। ये इसका अर्थ है। फिर लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों का क्या आह्वान किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों से यह आह्वान किया है कि तुम पृथ्वी पर बरसो, इस प्रकार वर्षा करो कि सारी
पृथ्वी जो है गरज चमक के साथ वर्षा करो, जिससे सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाए, वर्षा से सारे किसान मजदूर प्रसन्न हो जाए और उनके जीवन में खुशी आ जाए। फिर है निर्भर संसार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भर में निर उपसर्ग है, संसार में सम उपसर्ग है। काव्य शैली के आधार पर भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इस कविता में जो है, जैसे झूम झूम अनुप्रास अलंकार, मालवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, झूम झूम में, झरझर में, उसके बाद मधुकर मरमर में अनुप्रास अलंकार, राग अमर अंबर में अनुप्रास अलंकार। तो अलंकारों के बारे में पूछा जा सकता है, भाषा के बारे में पूछा जा सकता है कि भाषा कैसी है, शुद्ध साहित्य के लिए खड़ी बोली है, शैली कैसी है, रस कौन सा है, रस वीर रस है, शैली कौन सी, ओज, जहां वीर रस होता है वहां ओज शैली होती है। तो इस प्रकार कुछ कविता के शिल्प सौंदर्य के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका इस प्रकार से उत्तर देना है। धन्यवाद।